आना, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या रही है और हमने कई जगह पढ़ा भी है। हो सकता है कि कुछ विद्यालयों में ये समस्या रही हो, जिस वजह से ये समाचार पत्रों में भी अपना स्थान बनाया कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं आते हैं तो समय पर नहीं आते हैं, समय पर आते हैं तो विद्यालय पहले बंद करके चले जाते हैं। कुछ जगह ये समस्या रही, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि समस्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को उसी दृष्टि से देखा जाने लगा। एक सामाजिक दृष्टि इस तरह की बन गई। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम में उससे दूर करने के लिए पहला उत्तरदायित्व तो शिक्षक का कहा गया कि शिक्षक निरंतर विद्यालय आएगा और समयबद्ध ढंग से आएगा। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा कुछ राज्यों में तकनीकी का इस्तेमाल करके उपस्थिति को इंश्योर करने के लिए जी बायोमेट्रिक अटेंडेंस उत्तर प्रदेश में भी माध्यमिक शिक्षा में लागू की गई और बेसिक शिक्षा के स्कूलों में भी लाए जाने की कोशिश चल रही है। जी। तो शायद इसी प्राविधान को और अच्छे तरीके से लागू करने के लिए ये प्रयास है। जी, साथ ही इसमें दो और उत्तरदायित्व थे। इस तो बहुत सारे उत्तरदायित्व, हम सभी की चर्चा करेंगे। वो विद्यालय पर समय पर आएगा, निरंतर आएगा। साथ ही एक शिक्षक से ये अपेक्षा की गई कि वह पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से लागू करेगा, पूरा करेगा और निर्धारित समय में पूरा करेगा। अर्थात किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित कार्य दिवस हैं या कार्य घंटे हैं, उनमें ही पूरा करेगा, उसको ठीक से लागू करेगा। ठीक से लागू करने का अर्थ हम यूं समझ सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि अध्यापक जो पुस्तकों में लिखा है केवल उसको पढ़ा देना मात्र ही शायद पाठ्यक्रम को पूरा करना समझ लेते होंगे, पर जब हम पाठ्यक्रम को पूरा करने की बात करते हैं और उसको सुचारू रूप से पूरा करना, जैसे कि अधिनियम में कहा गया है, तो सुचारू रूप का मतलब पाठ्यक्रम के प्रत्येक पक्ष को पूरा करना। उसमें शैक्षणिक पक्ष भी है, उसमें सह शैक्षणिक पक्ष भी है, उसमें मूल्यों का विकास भी है, उसमें नैतिकता और चरित्र का निर्माण भी है। अर्थात जो उसके शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्ष हैं, उन सभी पक्षों को पूरी तरह से पूरा किया जाएगा। इसकी अपेक्षा भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में की गई है। इसके साथ ही शिक्षकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करेंगे कि एक बच्चे में क्या अधिगम योग्यताएं हैं, किस क्षेत्र में वे तेजी से अधिगम कर लेता है, किस क्षेत्र में वे अधिगम करते समय कुछ पिछड़ जाता है या उसको अधिगम करने में कुछ कठिनाई होती है, और यदि आवश्यकता होगी तो वह उसे अतिरिक्त उचित अनुदेशन प्रदान करेगा। ये एक शिक्षक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। इसके साथ ही ये बात भी हुई कि बच्चों का विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है। ये जितनी शिक्षकों की जिम्मेदारी है उतनी ही उनके माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक अध्यापक माता पिता और अभिभावकों के साथ सतत बैठकों का आयोजन करेगा, जिसमें वह बच्चों की उपस्थिति, उनकी अधिगम योग्यताएं, उनकी अधिगम में क्या प्रगति हो रही है उसकी प्रगति, यदि कोई समस्या है तो उन समस्याओं व बच्चे से जुड़ी सभी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, जिससे माता पिता और अभिभावक शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों के विकास के लिए प्रयत्नशील हो सके। निश्चित रूप से ये जो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन है जी, उनका जो संगठन और उनका जो संचालन है फीडबैक सिस्टम के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास ही केंद्र में है। जी। अब हम यदि अन्य बिंदुओं पर बात करें तो हमें यह भी देखना है कि एक समस्या अक्सर शिक्षकों के साथ रही है और खासतौर पर जो सरकारी तंत्र में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक कार्यरत हैं, उनकी शिकायत भी रही बहुत समय तक कि उनको शैक्षणिक कार्यों के लिए उचित समय नहीं मिल पाता, क्योंकि कई बार उनको राज्य या स्थानीय निकाय या अन्य व्यवस्थाएं गैर शैक्षणिक कार्यों में संलिप्त कर देती थीं। इसीलिए जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना और उस अधिनियम को जब लिखा गया तो उसके अनुच्छेद 27 में व्यवस्था दी गई कि कोई भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त नहीं होगा। केवल 3 छूट उसमें दी गई। एक तो जो देश की 10 वर्षीय जनगणना होती है उसकी छूट दी गई। दूसरा, यदि वो जिस क्षेत्र में कार्यरत है उस क्षेत्र में उस राज्य में कोई आपदा आ जाती है तो उसको आपदा राहत का कार्य मानवता के नाते करना चाहिए, तो उसमें छूट दी गई। और साथ ही जो चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय, राज्य और केंद्र के, उन चुनावों की ड्यूटी, तो जनगणना, आपदा राहत और क्षेत्रों के चुनाव, इन 3 कार्यों को छोड़कर
किसी भी शिक्षक की गैर शैक्षणिक कार्यों हेतु तैनाती अनुच्छेद 27 निषिद्ध करता है, ऐसा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लिखा गया है। लेकिन वो एक और चीज निषिद्ध करता है। ये तो शिक्षकों के अधिकार की बात हुई, अगली निषिद्धि शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक अगली धारा अनुच्छेद 28 जो है वो ये कहता है कि कोई भी शिक्षक व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधि या ट्यूशन में स्वयं को सम्मिलित नहीं करेगा। उसका उत्तरदायित्व तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना है, वो विद्यालय में पूरा समय देकर पूरे मनयोग से पूरे पाठ्यक्रम को उचित प्रकार पढ़ाएगा, और यदि वह ऐसा करेगा तो बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अनुच्छेद 28 स्पष्ट तौर पर शिक्षक की व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधियों में भागीदारी या ट्यूशन में खुद को शामिल करने को पूर्णतः निषिद्ध करता है। यह भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी, इसमें एक चीज ये ऐड करना चाहूँगा, जो आपने कहा कि जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें शिक्षकों को जिम्मेदारी देने से निषिद्ध करने की बात आई है। कहीं ना कहीं एक चिंता ये भी होगी समुदाय की, शिक्षाविदों की, बुद्धिजीवियों की, कि हमने नामांकन तो बहुत अच्छा बढ़ा लिया, सकल नामांकन काफ़ी तेजी से 95% से ऊपर हुआ, तो क्यों ना अब हम गुणवत्ता उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करें। बिल्कुल। और हमारे शिक्षक अधिकांश समय जो है स्कूल में बिताएं। बिल्कुल। और स्कूल में बिता करके पूरा ध्यान, जैसा कि आपने कहा, कि पाठ्यक्रम को सही मायने में उचित प्रकार से क्रियान्वित करने में लगाएं। तो ऐसा करना तभी संभव है जब वो विद्यालय में रहेगा, अन्य दायित्वों में उसको नहीं रखा जाएगा। तो शायद ये बहुत बड़ी वजह रही होगी। जी, साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम को यदि हम पढ़ें, और एक्चुअली शिक्षा का अधिकार अधिनियम में बहुत सारी धाराएं